वेलकम। फिर से मैं आप लोगों का वह जो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आप लोग को बता रहे थे, आज उसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था इस चैप्टर रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और इन कारकों में पूर्व में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। प्रतिकारकों का सांद्रण जब बढ़ता है तो प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। प्रतिकारकों की भौतिक अवस्थाओं पर भी प्रतिक्रिया का वेग निर्भर करता है। सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट ऑफ रिएक्टेंट्स जितना अधिक होता है, प्रतिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। अलग अलग प्रतिकारकों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, इसके आधार पर भी प्रतिक्रिया का वेग अलग अलग होता है। विकिरण का भी प्रभाव प्रतिक्रिया पर पड़ता है। विकिरण रेडिएशन का प्रभाव भी प्रतिक्रिया पर पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन यदि डार्क में, अंधेरे में इनकी यदि प्रतिक्रिया कराते हैं तो HCl का निर्माण बहुत मंद गति से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। परंतु जैसे ही H2 और Cl2 को सनलाइट के कांटेक्ट में ले आते हैं, ये रेडिएशन के कारण H2 और Cl आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। सो विकिरण का भी प्रभाव प्रतिक्रिया के वेग पर पड़ता है। और एक नेक्स्ट उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव भी प्रतिक्रिया पर पड़ता है। उत्प्रेरक कैटालिस्ट, उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट, इसका भी प्रभाव प्रतिक्रिया पर पड़ता है। उत्प्रेरक के बारे में आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि उत्प्रेरक वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ यदि शुष्क और शुद्ध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर वर्षों तक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण में प्लैटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो यह तुरंत प्रतिक्रिया करके H2O का निर्माण कर लेता है। यानी यहां पर प्लैटिनम की उपस्थिति मात्र से ही इस प्रतिक्रिया की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है और तुरंत H2O का निर्माण हो जाता है। यदि यहां पर प्लैटिनम नहीं रहे तो इनके बीच वर्षों तक परस्पर प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। तो यहां पर प्लैटिनम कैटालिस्ट का काम कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होता है, H2O और O2 का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया होती है। H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यदि थोड़ी मात्रा में ग्लिसरॉल डाल दिया जाए तो यह प्रतिक्रिया जिस वेग से हो रही है उसका वेग और भी कम हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का विघटन होता है H2O प्लस O2 में, लेकिन यदि इसमें ग्लिसरॉल की थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है तो इस प्रतिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाता है। तो ध्यान देना डियर कि उत्प्रेरक के उपस्थिति से कुछ प्रतिक्रिया की गति बढ़ भी सकती है, कुछ प्रतिक्रिया की गति घट भी सकती है। वैसे उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं अपनी उपस्थिति मात्र से ही, वे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, धन उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ कैटलिस्ट हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही प्रतिक्रिया के वेग को कम कर देता है, वैसे कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, ऋण उत्प्रेरक कहा जाता है। दरअसल कोई भी प्रतिकारकों को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य अवस्था में प्रतिकारक के अणुओं के बीच कोई संयोग नहीं होता। प्रतिकारक के अणु कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं
और तब वे सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और सक्रिय अवस्था में आने के बाद उनके बीच प्रतिक्रिया होती है और प्रतिफलों का निर्माण होता है। यानी प्रतिकारकों को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। इसे हम लोग एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और दूसरे एक्सिस पर एनर्जी का यदि ग्राफ नोट किया जाए, रिएक्टेंट्स है यहां पर, प्रतिकारक है यहां पर, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह बहुत अधिक ऊर्जा को जब ग्रहण करेगा तो फिर यह एक्टिवेटेड स्टेट में आता है और उसके बाद प्रोडक्ट्स का निर्माण होना शुरू होता है। लेकिन यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति हो जाए तो प्रतिकारक कम ही ऊर्जा को अवशोषित करके सक्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और ये फिर आपस में प्रतिक्रिया करके तुरंत प्रोडक्ट्स का निर्माण कर देते हैं। यानी सक्रियण वह ऊर्जा जो प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है या प्रतिकारकों को सक्रिय अवस्था में ला देता है प्रतिक्रिया करने के लिए, उस आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्रतिकारक से प्रतिफल बनता है लेकिन इसके लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक कम ही ऊर्जा को अवशोषित करके सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रतिकारकों पर कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी प्रभावित होता है। इसे ऐसे एक हम लोग उदाहरण से भी और समझ सकते हैं। जैसे A2 गैस B2 गैस प्रतिक्रिया करके 2AB गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा एक रिएक्शन देखते हैं। इसमें A2 में A के दो अणु हैं, A2 में A के दो परमाणु हैं, दो एटम्स ऑफ A है। B2 मीन्स टू से 2 एटम्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन इट। ये दोनों A2 प्लस B2 जब एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिकारक हैं तो प्रतिक्रिया में कौन भाग लेता है? यस यू नो, एटम्स भाग लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भाग नहीं लेते। और इसलिए ये रिएक्टेंट्स जब कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो ये पहले सक्रिय अवस्था में इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाते हैं, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये ए परमाणु जो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है और इस प्रकार से ये अब कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल में जो एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स है यह कमजोर पड़ जाता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाता है और इस प्रकार से यह ऐसा एक इंटरमीडिएट स्टेट को प्राप्त हो जाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके बाद जब इनके बीच कॉलिजन होता है उस तब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तब AB ऐसा 2AB ग्रुप में प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। सो अणुओं को सक्रिय जटिल एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या मध्यवर्ती पदार्थ की अवस्था तक पहुंचने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी सक्रियण ऊर्जा भी प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है रेट ऑफ रिएक्शन को प्ले करने में और इस प्रकार से उत्प्रेरक का प्रभाव प्रतिक्रिया के वेग पर काफी अधिक पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा यह ध्यान देना है कि कह रहे थे कि इस प्रतिक्रिया के लिए प्लेटिनम क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है, इसके उपस्थिति से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस प्रतिक्रिया में ग्लिसरॉल नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ये ध्यान देना है यहाँ पर एक बात कि तो सक्रियण ऊर्जा किस कैटलिस्ट में बढ़ता है, किस
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में घटता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और जल्द ही प्रतिफल का निर्माण हो जाता है। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यह नेगेटिव कैटलिस्ट जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है, इसके उपस्थिति में प्रतिक्रिया जो सक्रियण ऊर्जा है वह सक्रियण ऊर्जा काफी बढ़ जाता है और इसलिए प्रतिकारक का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। यदि इसे हम लोग ऐसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में डेल एच बराबर निगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच बराबर पॉजिटिव होता है। यह एक तरफ एनर्जी का ग्राफ है, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया का वेग। एक तरफ एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया का वेग है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स होते हैं जटिल अवस्था में आते हैं, यह सक्रिय जटिल के रूप में जब परिवर्तित होते हैं A2 और B2 के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। AB का फॉर्मेशन होने की स्थिति में जब यह सक्रिय अवस्था में आता है तो जितना ऊर्जा को यह ग्रहण करता है उससे अधिक ऊर्जा का त्याग कर देता है। और जहां पर हीट निगेटिव होता है यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में देख लो कि यहां पर रिएक्टेंट्स सक्रिय अवस्था में पहुंचने के लिए जितना ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है उससे कम ही ऊर्जा का त्याग करके और प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। तो यहां पर डेल एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस तरह से भी हम लोग उत्प्रेरक के प्रभाव का, प्रतिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को कंप्लीटली समझ सकते हैं। एक और प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ताप का प्रभाव है। हम लोग जानते हैं कि ताप के बढ़ने से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है, लेकिन और ऐसे मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि प्रति 10 डिग्री से तापक्रम में वृद्धि होने से प्रतिक्रिया का वेग लगभग डबल हो जाता है, दुगुना। प्रतिक्रिया ताप के बढ़ने से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसका कारण यह है कि जब ताप बढ़ता है तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप के बढ़ने से अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा परम तापमान का सीधा समानुपाती होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन यह देखा जाता है कि प्रति 10 केल्विन टेम्परेचर में वृद्धि होने से प्रतिक्रिया का वेग लगभग 3% ही बढ़ता है। प्रति 10 केल्विन टेम्परेचर में वृद्धि होने से प्रतिक्रिया का वेग लगभग 3% ही बढ़ता है। सोचने की बात, क्यों? कारण क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लेकिन टक्करों की संख्या सिर्फ बढ़ जाने से प्रतिक्रिया संपन्न हो जाएगी, यह संभव नहीं है, यह सत्य नहीं है। टक्कर कराने वाले कुछ खास अणु, कुछ प्रभावकारी टक्कर के द्वारा ही प्रतिक्रिया संभव होती है। हर टक्कर, अणुओं के बीच होने वाला प्रत्येक टक्कर प्रतिक्रिया के लिए प्रभावी नहीं। प्रति 10 केल्विन टेम्परेचर में वृद्धि होने से प्रभावकारी टक्करों की संख्या मात्र 3% ही बढ़ती है। बाकी टक्कर बिना प्रतिक्रिया में भाग लिए ही रह जाते हैं। वैसे टक्करों को अप्रभावकारी टक्कर, इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है? एक फिजिक्स में भी कभी कभी बात आती होगी, कोलिजन थ्योरी पढ़ते होंगे। टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत के अनुसार तापक्रम के बढ़ने से औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों के बीच, प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के बीच टक्कर होने से
उनके अणुओं के में उपस्थित परमाणुओं के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। और यदि वे इतने ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, टक्कर करने वाले अणु, जिससे वे प्रतिक्रिया कराने में सक्षम हो जाएं, तो उस प्राप्त ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान देना, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक जिस न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करके प्रभावकारी टक्कर देने में सक्षम हो जाता है, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रभावकारी टक्करों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है। अप्रभावकारी टक्कर बिना प्रतिक्रिया कराए ही रह जाते हैं। लेकिन अणुओं की सामान्य अवस्था की ऊर्जा और देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का अंतर ही जो होता है वही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इसको प्रतिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आर्हेनियस ने भी एक समीकरण दिया और आर्हेनियस का समीकरण भी आप लोगों को जानना है। आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया, यह समीकरण है k बराबर एक्सपोनेंशियल a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाई आर टी। यहां पर k क्या है? प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक है। k प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक है, a कंपनावृत्ति गुणक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जिसको हिंदी में सक्रियण ऊर्जा भी कहा जाता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हिंदी में इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एंड टी टेम्परेचर। इस समीकरण को यदि आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखें कि जैसे इसमें के दोनों तरफ लॉग ले लिया है, तो क्या हो जाएगा? लॉग के बराबर लॉग ए इंटू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल माने क्या? दोनों तरफ यदि लॉग ले लें तो पहले इसको ऐसे एक बार लिख लेते हैं। लॉग के बराबर लॉग ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाई आर टी। लॉग सब जानते होंगे। लॉग के बराबर इसको लॉग एम इंटू एम बराबर क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग। लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल मीन्स 1 बाई लॉग। एक्सपोनेंशियल मीन्स 1 बाई लॉग। द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। लघु गुणक के व्युत्क्रम को ही एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो लॉग इंटू 1 बाई लॉग, लॉग लॉग कट गया, खाली बच गया क्या? माइनस ए बाई आर टी। या लॉग के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। अब इस तरह से यदि लॉग के और 1 बाई टी के बीच एक ग्राफ खींचा जाए, टी हियर इज द टेम्परेचर। यदि log के और 1 बाई टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा एक स्लोप प्राप्त होता है, और यही स्लोप, यह ढलान माइनस ए बाई आर के बराबर होता है। माइनस ए बाई आर के बराबर होता है, और इसका जो अंतःखंड होता है, जो इंटरसेप्ट होता है, अवरोध होता है, वो log ए के बराबर होता है। और इस प्रकार से हम लोग वेग स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। ऐसे इस आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से, या जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इसके मदद से सक्रियण ऊर्जा की गणना करने का एक और फॉर्मूला आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आधारित बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाया जाता है। उसको भी जल्दी से देख लो, तुरंत उसको भी फिनिश कर दें। और इस प्रकार से प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी, या प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले सभी
कारकों का सभी फैक्टर्स का स्टडी कंप्लीट हो सकता है। ध्यान देना है थोड़ा सा, इस आर्हेनियस इक्वेशन को और बढ़ा रहे हैं। आर्हेनियस का यह समीकरण k बराबर a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस a बाई आर टी, इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लें तो हो जाएगा लॉग k बराबर लॉग a प्लस a बाई आर टी। अभी हम लोग पीछे इसको सॉल्व करके देखें, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ प्लस नहीं माइनस ये बाई आर टी, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल मीन्स 1 बाई लॉग, लॉग कट गया, माइनस ये बाई। अब यदि दो विभिन्न तापक्रमों टेम्परेचर, एक यदि T1 ले लें और दूसरा टेम्परेचर T2 ले लें, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग अलग तापक्रमों पर प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक अलग अलग होता है। तापक्रम बदल जाने पर प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक बदल जाता है। किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए एक ही तापक्रम पर वेग स्थिरांक हमेशा एक ही होता है, लेकिन भिन्न भिन्न तापक्रमों पर वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। यदि दो विभिन्न टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 हो, तो इसी समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग K1 बराबर, ये तो कंपनावृत्ति गुणक है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, लॉग A माइनस ये बटा RT1, और दूसरे कंडीशन में T2 टेम्परेचर के लिए वेग स्थिरांक यदि K2 होगा तो लॉग K2 बराबर लिख सकते हैं लॉग A माइनस ये बटा RT2। सपोज इट इज इक्वेशन 1, इट इज सेकंड इक्वेशन। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को यदि माइनस करें तो हो जाएगा क्या, लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर, इसमें से इसको घटा लो, ये कट जाएगा, प्लस लॉग है माइनस लॉग है, बचेगा माइनस ये बटा RT2 और माइनस इंटू माइनस प्लस ये बटा RT1। तो इसको पहले लिख रहे हैं, ये बटा RT1 माइनस ये बटा RT2, और लॉग K2 बाई K1, लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग M माइनस लॉग N बराबर क्या, लॉग M बाई। किसी दो संख्याओं के लघुगुणक का अनुपात उसी आधार पर उन्हीं संख्याओं के लघुगुणक के अंतर के बराबर होता है। यह अंतर लॉग M माइनस लॉग N बराबर लॉग M बाई N पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोग मैथमेटिक्स में भी। और यहां पर देख लो, लॉग K2 माइनस लॉग K1 को लिख सकते हैं लॉग K2 बटा K1 बराबर ये बाई आर, तो कॉमन हो गया, कॉमन ले लो, बच गया इधर 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। और ध्यान देना है, लॉग E कहने का मतलब 2.303 10 बेस लॉग को शॉर्टली कहते हैं लॉग। फिर से ध्यान देना है, 2.303 इंटू 10 बेस लॉग को संक्षेप में ऐसे लिखते हैं लॉग। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.303 इंटू 10 बेस लॉग K2 बाई K1 बराबर ये बटा R इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बाई T2। फिर इसको यदि इसको इधर कर दें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 बेस लॉग K2 बाई K1 बराबर ये बटा 2.303 R इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बाई T2। सो यू मे राइट इट ऑल्सो एज 10 बेस लॉग K2 बाई K1 बराबर ये बाई 2.303 R, इसको सिंप्लीफाई करके भी ऐसा लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बाई T1। और इस तरह से इस इक्वेशन के द्वारा यदि डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर
रेट कांस्टेंट K1 और K2 का मान यदि ज्ञात हो तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये का कैलकुलेशन आसानी से इस फार्मूला का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये सब सारी बात आज हम लोग पढ़े हैं प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में, जिसमें आज हम लोग विशेष रूप से विकिरण का प्रभाव क्या पड़ता है प्रतिक्रिया के वेग पर, फिर पढ़े कि उत्प्रेरक का प्रभाव प्रतिक्रिया के वेग पर किस प्रकार पड़ता है। कुछ ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऊष्माशोषी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कहीं पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल होता है, कहीं निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, उसमें रोल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का है। इन सारी बातों के अतिरिक्त हम लोग पढ़े मुख्य रूप से प्रतिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कॉलिजन थ्योरी के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। इसको आर्हेनियस ने अपने इक्वेशन से और अधिक सिंप्लीफाई किया और इसी आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के बाद ऐसा एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं T1 T2 डिफरेंट टेम्परेचर पर वेग स्थिरांकों का ऐसा एक इक्वेशन प्राप्त होता है जिसमें T1 और T2 टेम्परेचर पर प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 का मान यदि ज्ञात कर लिया जाए तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा का भी कैलकुलेशन गणना किया जा सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। इसी चैप्टर में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, चाहो तो थोड़ा सा इसको पहले से भी इस रूप में पढ़ लो किताब से कि हमको कुछ समझना नहीं है, खाली किताब को एक बार रीडिंग दे देना है। एक बार रीडिंग दे देकर खाली बेटा बैठोगे तो फिर प्रतिक्रिया की अणुता और प्रतिक्रिया की कोटि क्या है, यदि हम इसको फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताने लगेंगे तो लगेगा कि किताब से जब पढ़ रहे थे भारी लग रहा था, बट अब यह बहुत आसान हो गया। सो हमारी बात को मान रहे होगे, तुम लोग घर में बैठ के ठीक से पढ़ाई कर रहे होगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के साथ रोज रोज आपसे मिलने के लिए YouTube चैनल पर रोज हम आपसे मिलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे के लिए आपके फिर शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।